Hello everyone, and now we will see the next single phase circuit containing RL in series. ठीक है, सिंगल फेज सीरीज RL सर्किट, इसको हम डिस्कस करेंगे अब। तो ये जो सिंगल फेज सीरीज RL सर्किट लिया है, ये हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है और उस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है R है और इंडक्टेंस ऑफ दैट कॉइल इज L. It means we can consider it as two purely resistance and purely inductance connected in series, है ना। तो हम इसका सर्किट यहाँ पे बनाते हैं। ये सपोज आपका सर्किट है। ये हमारा है रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर इंडक्टेंस। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं विद ए AC सिंगल फेज AC सोर्स। ठीक है, दिस इज R, दिस इज L। ये है हमारा सोर्स। इस सोर्स का वोल्टेज हम लिख रहे हैं V, है ना। इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है, ऐसा हम लिख रहे हैं। इसको लिखने का मतलब क्या है वो हम लोग देखते हैं। प्लस जब इसमें V करंट फ्लो करेगा रजिस्टर में और इंडक्टर में, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी डेवलप होगा। इस वोल्टेज को हम लोग कह दे रहे हैं प्लस माइनस VR, है ना। और इंडक्टर के क्रॉस प्लस माइनस VL, सब कैपिटल V हम देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना। फेजर रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया था कि कैपिटल को हम कैसे डील करते हैं। हेयर ये जो V है, जो V लिखा है हमने, ये बेसिकली है RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। I जो हमारा है, ये है RMS वैल्यू ऑफ सर्किट करंट। सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका RMS वैल्यू है। ठीक है, VR ये क्या है? ये है जब इसमें रेजिस्टेंस में करंट I RMS करंट फ्लो हो रहा है तो I इंटू R, इतना ही वोल्टेज डेवलप होगा, है ना। तो ये वोल्टेज VR कहलाएगा। एंड हेयर साथ साथ ये भी लिखेंगे कि जो I है वो इज़ इन फेज, और ऐसा लिखें हम लोग, I नहीं, I तो हम लोग VR की बात करें कि VR जो होगा वो होगा इज़ इन फेज विथ IR, सॉरी विथ इन फेज विथ I, है ना। आपको हम बताए थे जब प्योरली रजिस्टिव सर्किट होता था तो उसमें वोल्टेज और करंट वो दोनों आपस में फेज में होते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि ये जो VR होगा वो इस I के फेज में होगा। सिमिलरली यहाँ पे V जो L है वो क्या है, I इंटू XL लिखते हैं हम लोग, है ना। I इंटू L नहीं लिखते, वो गलत है, क्योंकि L का यूनिट हेनरी होता है और हम V इक्वल टू I इंटू L करेंगे तो वो वोल्ट में नहीं आएगा। वोल्ट में कब आता है, जब करंट इंटू ओम का यूनिट आए। करंट का यूनिट है एम्पियर, एम्पियर इंटू ओम, तभी वो आएगा वोल्ट में। तो ओम में XL हम लोग, XL का यूनिट क्या है, ओम है। तो इसीलिए इंडक्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, उसके रिएक्टेंस में कन्वर्ट करते हैं और तब उसको करंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये वोल्ट बन गया हमारा। और इसमें हमने देखा था कि VL ये जो है लीड्स I बाय
90 डिग्री, है ना। जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो उस करंट से, अगर करंट को रेफरेंस आप मानते हैं तो करंट से 90 डिग्री से लीड करता है, या यूँ कहें कि अगर VL को रेफरेंस मानते हैं तो करंट 90 डिग्री लैग करेगा। तो लीड और लैग किसको रेफरेंस मान रहे हैं उससे उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये जो सर्किट हमारा है, इस सर्किट में आप देखकर KVL अप्लाई कर सकते हैं, है ना, फेजर फॉर्म में। KVL हम फेजर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं फेजर फॉर्म में KVL अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इन गिवन सर्किट अप्लाई KVL। क्या मिलेगा आपको, जो फेजर V है, जो अप्लाइड वोल्टेज है, इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। लेकिन फेजर सम, नॉट अलजेब्रिक सम, फेजर सम यहाँ पे हो जाएगा। तो फेजर सम में ऐसे लिखेंगे आप। अब इस फेजर वोल्टेज को, रजिस्टर के अक्रॉस जो फेजर वोल्टेज, उसको क्या लिख सकते हैं, फेजर करंट इंटू R प्लस फेजर करंट इंटू XL। यहाँ जो हमने लिखा है ये मैग्नीट्यूड को यहाँ पे हम दिखाएं, है ना, उस पर बार लगा देंगे तो वो फेजर के फॉर्म में हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं IR प्लस JXL, ठीक है ना। ये हो गया V जो अप्लाइड वोल्टेज है इज इक्वल टू फेजर I इंटू फेजर इम्पिडेंस। ये हो गया वेयर ये Z क्या है, R प्लस JXL, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं R प्लस J ओमेगा L, ऐसे भी लिखते हैं, है ना। XL को ओमेगा इंटू L लिखते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका वोल्टेज और करंट में रिलेशन विथ सर्किट पैरामीटर, जो सर्किट का रेजिस्टेंस इंडक्टेंस है उसको इंक्लूड करते हुए इन फेजर फॉर्म, है ना। यहाँ पे फेजर फॉर्म में हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं, जो हमने यहाँ पे ये जो वोल्टेज करंट कैसे आपस में हैं उस डायग्राम को अगर बनाएं तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये अगर है VR जो है I इंटू R, है ना, ये है, इसी को अगर हम रेफरेंस मान लें, ठीक है, V इंटू IR, तो VL किधर होगा, ऑफ कोर्स इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ, VL IL इंटू XL फेजर में, है ना। और ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट V जो है I और Z, इसके बीच का जो एंगल है ये है फाई सपोज। तो ये हो गया, ये जो हमने बनाया है वोल्टेज, या यूँ कहें ये जो वोल्टेज है इसी का हमने फेजर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे J लगाना हम भूल गए, ये J भी होगा यहाँ पे साथ साथ, JIL इंटू XL, ये J भी होगा साथ में। J क्या शो करता है, ये 90 डिग्री पे दोनों प्लेस्ड है ना। इसको अगर रेफरेंस लिया आपने तो ये जहाँ पे होगा उससे J का मतलब 1 एंगल 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये रेफरेंस है, इससे 90 डिग्री ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, यही तो फेजर होता था, 90 डिग्री पे ऐसे शिफ्ट कर दिए, तो ये हमारा 90 डिग्री मिल गया। तो ये इसका हो गया फेजर रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ से अगर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो Z का वैल्यू होगा, है ना, मॉड मैग्नीट्यूड, वो कितना हो जाएगा, R² प्लस
एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं कि जेड जब हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आर प्लस जे एक्स एल है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो गया आपका जेड का वैल्यू जो आर एल सर्किट का इम्पीडेंस है। तो करंट इसमें कितना फ्लो करेगा बताइए, करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा, आई। अगर फेजर फॉर्म में लिखें तो V बाय जेड ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करते हैं कि मॉड ना लगा के, अगर फेजर का ऊपर में बार नहीं लगाया हुआ है तो समझ लेते हैं वो मैग्नीट्यूड है। ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज करंट इतना फ्लो करेगा। और ये क्या है, फेजर फॉर्म में, फेजर फॉर्म। ठीक है, तो फेजर फॉर्म से अगर हम देखें कि आई है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड आई है ना, आई एंगल कुछ, चलिए हम इसको भी कुछ नहीं लिखते हैं है ना, ये हम आई फेजर आई को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो V बाई जेड है इसको हम क्या लिख सकते हैं, V को अगर रेफरेंस ले लें, V एंगल 0 डिग्री है ना, इस फेजर को हम लिख सकते हैं, ये हमारा फेजर वोल्टेज है, इसको हमने ऐसा लिख दिया, लिख सकते हैं नहीं, है ना। और जेड को हम क्या लिखेंगे, जेड एंगल, ये जेड एंगल, एंगल जो लिख रहे हैं ये यही एंगल है, ठीक है ना, ये फाई वही एंगल है। देखिए आर प्लस जे एक्स एल, आर प्लस जे एक्स एल है ना। आई को सब में अगर कॉमन कर लें, एक मिनट, ये आई एल तो कुछ है नहीं यहाँ पे, अगर आई को सब में कॉमन करके हटा दें तो क्या बचेगा, आर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, एक्स एल वर्टिकल एक्सिस पे, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है जेड। तो ये बेसिकली फाई जो है वो क्या है, ये आर और एक्स एल का ही एंगल है। तो इसको हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस एंगल। ये जो फाई है वो क्या है, इम्पीडेंस एंगल, इसी को हम लोग इम्पीडेंस एंगल कहते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि करंट आई इक्वल टू V बाई जेड और एंगल माइनस फाई। V बाई जेड क्या हो गया, ये हो गया आई एंगल माइनस फाई है ना, वेयर आई इक्वल टू V बाई जेड। ये मैग्नीट्यूड वाइज सारा है, ये सारा मैग्नीट्यूड है। तो वोल्ट करंट को आपने इस तरह से डिफाइन किया है, आई इक्वल टू आई एंगल माइनस फाई। इट मीन्स, हेंस यहाँ से कह सकते हैं आप कि करंट आई लैग्स वोल्टेज बाय एंगल फाई इन सीरीज आरएल सर्किट। सीरीज आरएल सर्किट में जो करंट है वो वोल्टेज से फाई एंगल लैग करेगा। तो अगर इसका फेजर डायग्राम आप बनाएं, ये V हमारा है ना, यही हमारा है रेफरेंस, ये हमारा रेफरेंस है। तो करंट इसमें जो फ्लो करेगा वो क्या होगा, I, और ये एंगल है हमारा फाई। तो वोल्टेज से करंट फाई एंगल लैग करेगा, ये यहाँ से आपको पता चल गया सीरीज आरएल सर्किट में। तो इस तरह से किसी भी सर्किट का अब आप डायरेक्टली किसी तरह से आप करंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में हम देखते हैं, है ना। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और फाइंड आउट कर सकते हैं कि हेयर जेड जो हमारा है वो क्या है, आर प्लस जे एक्स एल है ना, और ये हमारा यही है आर, और जे एक्स एल इधर हो जाएगा, जे टाइम्स एक्स एल
और ये हो गया जेड, है ना, और ये एंगल है हमारा फाई। तो यहाँ से आप tan फाई ये भी पता कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, एक्सएल बाय आर, है ना, एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल बाय आर। तो ये हो गया इसका फेज एंगल, इसको इम्पिडेंस एंगल भी कहते हैं। तो इम्पिडेंस एंगल जो फाई है इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा करंट कैसे फाइंड करेंगे, इम्पिडेंस इसमें कैसे अरेंज्ड होते हैं, और इम्पिडेंस एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।